हेलो एवरीवन। आज हम ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे अपनी 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स का। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो अपनी 12वीं क्लास का सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, इसमें कुल 25 चैप्टर है और इन 25 चैप्टरों को 9 यूनिटों में बांटा गया है। 25 चैप्टर होंगे आपके, इन 25 चैप्टरों में 9 यूनिट होगी। और आज हम हैं वो पहली यूनिट का अध्ययन करेंगे। इस पहले यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है आपके, और इस चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र का परिचय। तो अपना जो पहला चैप्टर होगा वो होगा अर्थशास्त्र का परिचय। पहले यूनिट में केवल एक ही आपके चैप्टर है, तो उसका अध्ययन हम करेंगे आज। इस चैप्टर में से आपके कुल मेन एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 अंक के होंगे। उसमें से 3 तो आएंगे 1-1 नंबर के अति लघुत्तरात्मक, और एक आएगा 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो कुल 4 प्रश्न होंगे इस चैप्टर से और 5 अंकों के होंगे। तो हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के परिचय का, पहले चैप्टर का। देखो, आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, और जिस विषय को हम पढ़ेंगे वो अर्थशास्त्र एक विषय है। तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। इसी अंतर को मैं बता देता हूँ आपको। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इस पुस्तक के जो रचयिता है वो है कौटिल्य। इन्हीं का नाम आपको इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य भी मिलता है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में या 11th क्लास में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी के संयोग से अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, और उनके प्रधानमंत्री भी रहे थे। और प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र की रचयिता है वो कौटिल्य है, और इस अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसकी भाषा संस्कृत है। ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में ये पुस्तक लिखी हुई है। इसमें कुल 6000 श्लोक है, और 15 अध्याय इस पुस्तक में आपको मिलते हैं। और इन 15 अध्यायों को 180 प्रकरणों में बांटा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो हमारे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। हमारी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अलग है, और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो अलग है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसका संबंध राजनीति विज्ञान से, न कि हमारे अर्थशास्त्र विषय से। ठीक है, तो ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है, न कि हमारे विषय वस्तु अर्थशास्त्र से। ये अलग पुस्तक का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हमारी विषय की, अर्थशास्त्र विषय की। तो पता होना चाहिए, जो हमारा अर्थशास्त्र विषय है उसका व्यवस्थित अध्ययन है वो 1776 से किया गया। 1776 में एक अर्थशास्त्री हुए थे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के बारे में आपको ध्यान रखना है। 1776 में एडम स्मिथ द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई, और इस पुस्तक का नाम आपको मिलता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इस पुस्तक का पूरा नाम है। ध्यान रखना, इसको हिंदी में राष्ट्र का धन का स्वरूप और उसके कारणों की खोज के नाम से जाना जाता है। इसका हिंदी में अनुवाद होता है राष्ट्र के धन के स्वरूप व उसके कारणों की खोज। मैंने आपको ये पहला चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ाया भी है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर ये पूरा नाम आपको याद नहीं होता तो कम से कम इस पुस्तक का आपको नाम ध्यान में होना चाहिए, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक का नाम आप पता हो, वेल्थ ऑफ नेशन भी आप इसे कह सकते हैं। शॉर्ट में नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, वेल्थ ऑफ नेशन। या हिंदी में बोलेंगे राष्ट्र का धन। ध्यान रखना, हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्र का धन। तो ये पता होना चाहिए। देखो, 1776 में एडम स्मिथ ने पुस्तक की रचना की। इसी कारण अर्थशास्त्र
विषय का जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। जो हमारी विषय वस्तु है अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र विषय का जो जनक है वो हम किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आपको पता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक के बाद ही अर्थशास्त्र है वो विषय के रूप में बना। इसी कारण एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र विषय का क्या कहते हैं? जनक। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र विषय अलग है और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो अलग है। अर्थशास्त्र पुस्तक है वो राजनीति विज्ञान से संबंध रखती है, और जो हमारी अर्थशास्त्र विषय है इसके बारे में ध्यान रखना, इसके जनक कौन है? एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? कौटिल्य। तो दोनों अलग अलग है, इसका संबंध राजनीति विज्ञान से। और 1776 में एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी थी, इसी के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अपना सबसे पहला जो पहला चैप्टर है उससे क्वेश्चन बनेगा, आपको एक शब्द मिलेगा अपनी बुक में। पहला ही शब्द है वार्ता। तो वार्ता शब्द से आशय वार्ता शब्द का आपको अर्थ पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो, वार्ता है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वार्ता शब्द का अर्थ। देखो, ये वार्ता शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उसमें इसका उल्लेख मिलता है। जो कौटिल्य है उसने विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है अपनी पुस्तक में, वो शब्द है वार्ता। तो आपको ध्यान रखना है, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र उसमें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द है वार्ता। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वार्ता शब्द से क्या आशय है, या वार्ता शब्द का क्या अर्थ है होता है। तो आपको आंसर देना है विभिन्न आर्थिक क्रिया। वार्ता शब्द का अर्थ होता है विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि करना, व्यापार करना और वाणिज्य। देखो, ये सारी गतिविधियां क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं होती है। इसलिए इन सभी आर्थिक क्रियाओं के लिए कौटिल्य ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द है आपके वार्ता। तो आपको पता होना चाहिए वार्ता शब्द का क्या अर्थ होता है। वार्ता शब्द का अर्थ होता है विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि करना, व्यापार करना, वाणिज्य करना, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, ये सारी गतिविधियां आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। उसके बाद में देखो, आगे आपके क्वेश्चन बनता है प्रमुख भारतीय आर्थिक चिंतकों के नाम। आपको ध्यान रखने हैं, अपनी बुक में बहुत सारे भारतीय आर्थिक चिंतकों के नाम दे रखे हैं, लेकिन आपको कम से कम दो भारतीय आर्थिक जो चिंतक है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है, उन दो के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। कम से कम दो नाम आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रमुख भारतीय आर्थिक चिंतक कौन कौन हुए हैं भारत में। तो पहला नाम आता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, दादा भाई नौरोजी। सबसे इम्पोर्टेंट नाम रहेगा दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने ब्रिटिश भारत में, या कह सकते हैं जब हम भारत के अधीन थे, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, उस समय इन्होंने पहली बार भारत में, ध्यान रखना, इन्होंने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे। तो नाम आएगा दादा भाई नौरोजी का। और इन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी 1868 में। कब की थी? 1868 में इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। उसके बाद में देखो आगे चलो, 2 नंबर पे जो भारत के आर्थिक चिंतकों में नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी पता है आपको, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने का इन्होंने प्रेरणा दी थी। तो 2 नंबर में आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो तीसरे जो हमारे आर्थिक चिंतक हैं उनमें नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनके बारे में देखना, इन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में नाम आता है अमर्त्य सेन, इंपोर्टेंट नाम रहेगा। देखो दादा भाई नेहरू जी
आप याद रख सकते हो। दूसरा नाम आपको अमर्त्य सेन के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने, या कह सकते हैं, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, आपको ध्यान में रखना है लाइन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता भी होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो प्रथम बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन। ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे। उसके बाद में नाम आता है आर.सी. दत्त, रविंद्र चंद्र दत्त का नाम आता है। इन्होंने गरीबी की अवधारणा पर अपना अध्ययन किया था। उसके बाद में आता है पी.सी. महालनोबिस। तो ये प्रमुख भारतीय आर्थिक चिंतक हुए हैं।